जादुई 3 सिलाई मशीन का जादू। रामपुर गांव में गायत्री नाम की एक महिला रहती थी। उसकी 3 बेटियां थी, गौरी, रमा और सिया। गौरी के पिता की मृत्यु कुछ साल पहले खेतों में सांप काटने से हो गई थी। पति के मर जाने के बाद गायत्री देवी से घर वाले बहुत ही बुरा व्यवहार किया करते थे। गायत्री की जेठानी सुषमा तो उसे हर वक्त ताने पर ताने दिया करती थी। गायत्री किसी तरह गांव वालों के कपड़े सिलकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा किया करती थी। जाने किस मनहूस घड़ी में हमने अपने देवर की शादी इस कलमुही के साथ कर दी। ना तो कभी उसे बेटे का सुख दे पाई और तो और इस मनहूस की वजह से उसकी ही मृत्यु हो गई। मार डाला मेरे देवर को इन चारों माँ बेटी ने मिलकर। भगवान के लिए ऐसा न बोला करे जीत जी। उनके जाने का गम हमसे ज्यादा भला कौन जान सकता है। वाह, क्या कहा तुमने? हम तो जैसे उसके दुश्मन थे ना। हम तो उसे प्यार करते ही नहीं थे। हमने ऐसा तो नहीं कहा जीत जी। क्यों हमारे जख्मों पर नमक छिड़कती रहती हो? भगवान ने वैसे ही हमें कम दुख दे रखा है, जो आप ये सब बोलकर हमें और ज्यादा दुख दे रही हो। दुख? अरे मनहूस, दुखी तो मैं हूँ तुम चारों माँ बेटी को देख देख कर। बेटा पैदा किया होता तो आज सहारा होता। 3 बेटियों का कहाँ से पेट पालेगी और कैसे ब्याह करेगी सबका? मैं तुझे पहले ही बता देती हूँ, मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। मैं तुम लोगों का खर्चा तो हरगिज नहीं उठाने वाली हूँ। आखिर हमारे खुद के भी बच्चे हैं, हमें उनका ध्यान रखना है और उन्हें पढ़ाना लिखाना है। अरे जीत जी, आप बस मेहरबानी करके हमारी फिक्र करना छोड़ दीजिए। हमारे लिए यही बहुत है। हम अपना और अपनी बेटी का किसी तरह से पेट पाल लेंगे। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। इतना बोलकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। गायत्री बहुत ही मेहनती औरत थी। वह रातों में भी जग जग कर लोगों के कपड़े सिला करती थी, जिस वजह से गायत्री की आंखें खराब हो जाती है और धीरे धीरे उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? माँ, क्या हुआ माँ? गौरी, मेरी बेटी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप क्या कह रही हो माँ? गायत्री के आंखों की रोशनी चले जाने के बाद उसके घर में कोई भी कमाने का जरिया नहीं बचा। दीदी, अब क्या होगा दीदी? घर में जितने भी पैसे बचे थे सारे खत्म हो गए। घर में राशन भी नहीं है। तू चिंता मत कर छोटी, तू बस माँ का ख्याल रख। मैं कुछ न कुछ करती हूँ। इतना बोलकर गौरी सुषमा के पास जाती है और उससे कहती है, चाची देखिए ना, मेरी माँ को क्या हो गया? उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे घर में आज 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। कृपया आप मुझे थोड़ा सा राशन दे दीजिए चाची। वाह, भीख मांगने का भी बड़ा अच्छा तरीका निकाला है तुम माँ बेटियों ने। अब चल भाग यहाँ से। यहाँ क्या तेरा मरा हुआ बाप कमा कर दे गया था कि जब देखो मुंह उठाकर मांगने चली आती हो? बस चाची, बहुत हुआ। अब एक लफ्ज और नहीं। मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई थी, कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ। मदद नहीं कर सकती हो तो मना कर दो। नागिनों की तरह यूँ जहर मत उगला करो। क्या तूने मुझे नागिन कहा? रुक जा, तेरी खैर नहीं। इतना बोलकर सुषमा गौरी के पीछे मारने के लिए भागती है और सुषमा वहाँ से भाग जाती है। गौरी दीदी, राशन ले आए दीदी, बहुत भूख लगी है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है दीदी। माँ, क्या हुआ माँ को? माँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ बेटी? मैं माँ होते हुए भी तुम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। भगवान ने मेरा आखिरी सहारा, मेरी आंखें भी मुझसे छीन ली। पता नहीं भगवान मुझे किन पापों की सजा दे रहे हैं। हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि तू मुझे उठा ले। ऐसा ना कहो माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आपको याद है ना माँ, पापा हमेशा कहा करते थे, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इतना बोलकर तीनों बहनें उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी आहाना परी उधर से जा रही थी। आहाना परी तीनों बहनों को उदास देखकर उनके पास आती है। क्यों, तुम लोग इतनी उदास क्यों हो? तभी तीनों बहनें आहाना परी को अपनी सारी परेशानियां बताती है।
यह सब सुनकर आहाना परी बोलती है, घबराओ मत, हम परियां अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होने देते। यह लो, यह जादुई 3 सिलाई मशीन है। तुम जैसे ही पहले सिलाई मशीन को चलाओगी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो पहले की तरह ही देखने लगेगी। और यह दूसरी मशीन तुम्हारी सारी गरीबी को दूर करेगी। और यह तीसरी सिलाई मशीन तुम्हारा रोजगार रहेगा, जिससे तुम मेहनत करके अपने लिए खूब सारा धन कमा सकती हो। इतना बोलकर आहाना परी वहाँ से गायब हो जाती है। तीनों सिलाई मशीन को लेकर तीनों बहनें बहुत ही खुश होती है। वह खुशी खुशी सिलाई मशीन को चलाती है। सिलाई मशीन चलाते ही परी के कहे अनुसार ही सब कुछ होता है। उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और उनकी सारी गरीबी भी दूर हो जाती है। वह लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं और खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। निधि अपनी सौतेली माँ कनिका के साथ रहती थी। कनिका अपनी सौतेली बेटी निधि से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। निधि जब 1 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद घनश्याम ने अपनी बेटी निधि के देखरेख के लिए कनिका से दूसरी शादी कर लिया था। कनिका ने बड़े ही लाड प्यार से निधि का पालन पोषण किया। माँ देखो, मेरे 12वीं का रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई माँ। शाबाश मेरी बच्ची, ये लो, जल्दी से मुंह मीठा करो। अब कोई जरूरत नहीं है मोटी मोटी किताबों में दिन गुजारने की। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब तो मेरी बेटी बस मेरे पास रहेगी। जिंदगी भर क्या अपनी बेटी को अपने पास बिठा कर रखोगी? अरे बेटियां तो पराया धन होती हैं, इन्हें एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। आप तो बस यही चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरे पास ना रहे। एक तो आपने मेरे मना करने के बावजूद भी इसे मुझसे दूर शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जब पढ़ाई पूरी हो गई तब आप इसे पराया घर भेज दो। सही है, मेरा तो जैसे कोई हक ही नहीं है अपनी बेटी पर। अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? कोई तुम्हारी बेटी को तुमसे अलग नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से करूँगा जो घर जमाई बनकर मेरे पास ही रहे। अब तो तुम खुश हो ना? ठीक है जी, दोबारा मुझसे मेरी बेटी को दूर करने की बात मत करना। माँ के प्यार के आगे मजबूर होकर निधि अपनी आगे की पढ़ाई छोड़कर घर में ही रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक शहर से निधि के कॉलेज का दोस्त राघव का फोन आता है। हेलो निधि, कहाँ हो यार? कितने दिन हो गए, कॉलेज क्यों नहीं आ रही? सॉरी राघव, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। अब मैं अपने गांव में अपने माँ बाबा के साथ रह रही हूँ। आखिर आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले तो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगी। अब मोहतरमा घर में बैठकर खाना बना रही है। शट अप राघव, मेरे लिए मेरे माँ बाबा के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा बाबा, सॉरी, मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, मेरा दिल भी तुम्हारे बिना यहाँ नहीं लग रहा। मैं भी तुमसे मिलने तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। क्या सच में? हाँ बाबा, सच में। अगले दिन राघव निधि के गांव उसके घर आ जाता है और पैर छूकर निधि के माता पिता को प्रणाम करता है। सदा खुश रहो बेटा। शहर के होते हुए भी तुम्हारे माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, हम भी तो आखिर तुम्हारे अपने ही हैं। तभी निधि भी वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो आखिर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ ही गए। क्या करे जनाब, आपने और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। खाना पीना खाने के बाद कनिका अपने पति से कहती है, निधि के पापा, राघव कैसा लगा आपको? अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, होनहार है। अच्छा, फिर मैं ये सोच रही थी, अगर राघव बेटे से हमारी बिटिया निधि की शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। हमें बेटी के साथ एक बेटा भी मिल जाता, दोनों एक साथ कितने खुश रहते। ठीक है, तुम एक बार निधि से पूछ लो, फिर मैं पंडित जी से पूछकर शादी के दिन निकलवा लूंगा। अगले दिन मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। मुझे निधि के साथ इतना प्यारा परिवार मिल रहा है
मैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। अच्छा माँ जी, मैं अब चलता हूँ। आप पंडित जी से बोलकर शादी के दिन निकलवा लेना। राघव, जा रहे हो? जल्दी लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर राघव वहाँ से चला जाता है। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। दोनों फोन पर एक दूसरे से घंटों बातें किया करते, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। निधि के पड़ोस में आग लग गई, जिसमें एक बच्चा फंस गया था। निधि बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को बचाने के लिए उस आग में कूद जाती है। निधि ने उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद पूरी तरह से जल जाती है। सभी लोग निधि को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हे भगवान, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? भगवान, किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को? भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, चाहे तो अब बदले में मेरी जान ले लो। तभी उधर से डॉक्टर साहब आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, निधि अब खतरे से बाहर है, लेकिन जल जाने की वजह से उसका चेहरा खराब हो गया है। हाय भगवान, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। कनिका रोते हुए निधि के पास जाती है। माँ, राघव का फोन आया, मेरी उससे एक बार बात करा दो माँ। तभी उसकी माँ बाहर आकर राघव को फोन करके उसे निधि के बारे में सब कुछ बताती है। यह सब सुनकर राघव बिना कोई जवाब दिए फोन काट देता है। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? आ रहा है ना वो मुझसे मिलने? मुझे पता है वो यह सब सुनकर मुझसे मिलने जरूर आएगा। बताओ ना माँ, क्या कहा उसने? बेटा, उसका फोन अभी नहीं लग रहा है। अब बस तू जल्दी से ठीक हो जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिनों के बाद निधि ठीक हो जाती है, पर उसके चेहरे पर जला हुआ दाग रह जाता है। घर आने के बाद निधि लगातार राघव को फोन करती है, लेकिन वह उसके फोन का कोई जवाब नहीं देता है। फिर एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैंने जिससे प्यार किया था वो मेरे सपनों की खूबसूरत रानी थी। तुम्हें तो अच्छे से पता है मुझे जले हुए चेहरे से कितना डर लगता है। मैं तुम्हारे इस जले और डरावने चेहरे का सामना नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। इतना सुनते ही निधि फूट फूट कर रोने लगती है। कनिका से अपनी बेटी निधि की ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। कनिका एक जादूगरनी को जानती थी। वह उसके पास जाकर अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर वह जादूगरनी उसे एक जादुई पाउडर देती है और बोलती है, रात में सोते टाइम इस पाउडर को अपनी बेटी के पूरे चेहरे पर लगा देना। इसे लगाते ही तुम्हारी बेटी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर कनिका वैसा ही करती है। अगले दिन जब निधि सोकर उठती है तब वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, पर वह राघव के दिए धोखे की वजह से पूरी तरह से टूट जाती है। और फिर उसकी माँ कनिका उसके अंदर आत्मविश्वास जगाती है। वह उसे बहुत समझाती है। यूँ तो सौतेली माएँ अक्सर बुरी होती है, पर निधि इन मामलों में बहुत ही खुशकिस्मत थी। बेटी, पहले मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ और अपनी खुशी के लिए तुझे पढ़ने नहीं दिया। आज मैं कहती हूँ कि तू अपनी आगे की पढ़ाई कर और दिखा दे दुनिया को कि तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि तू दूसरों का सहारा बन। राघव ने तुझे तेरे रूप की वजह से नापसंद किया है ना, तू अपनी ऐसी पहचान बना कि लोग तुझे तेरी खूबसूरती से नहीं बल्कि तेरे गुणों से तुझे जाने। अपनी माँ के बातों से प्रेरित होकर निधि अपना दाखिला शहर के सबसे बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी में करवाती है और बहुत ही जल्दी MBBS की डिग्री लेकर अपने गांव में एक बहुत बड़ा अस्पताल खोलती है और लाखों लोगों का फ्री में इलाज करती है। तो देखा दोस्तों आपने, आज निधि ने खुद को ऐसा बनाया कि आज उसे किसी की जरूरत नहीं बल्कि लाखों लोगों की उसकी मदद की जरूरत है। तो हमें भी इस कहानी से यही सीख लेनी चाहिए,
हमें खुद को इतना इंडिपेंडेंट बनाना है कि लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हारना नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मज़ेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।